तो कुष्ठ देख रहे थे हम लोग, चैप्टर चैप्टर नंबर 5, सुश्रुत निदान। श्लोक नंबर 21 से 26 के बीच में ये बताया हुआ है कि किस स्थान पर कुष्ठ हो, मतलब किस धातु में कुष्ठ है और उसके क्या लक्षण आते हैं। तो मेनली वो वाली चीजें देखनी है। तो देखो बाकी क्या लिखा है। यहाँ कुछ दोषों के समान लक्षण भी लिखे हुए हैं कि वात की वजह से अगर कुष्ठ हुआ है, मतलब वात दोष की प्रधानता है कुष्ठ के अंदर, तो वहां कह रहे हैं कौण्यता, स्वर उपघात, कौण्यता और स्वर उपघात। नेक्स्ट है पैप्टिक कुष्ठ है तो पाक, अवधरण, सत्व उत्पत्ति। सत्व उत्पत्ति का मतलब लिखा है इन्होंने कृमि उत्पन्न हो जाना। इसका मतलब ये कृमि हो जाना, और ये ही जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है कि पैक्टिक कुष्ठ में कृमि होना बताया आचार्य सुश्रुत ने। जब पिक्चर देख पा रहे हो सामने, ये लिखा है कि कफज कुष्ठ में कृमि होते हैं, कफज कुष्ठ के अंदर। ठीक है, आगे चले। कफज कुष्ठ वर्ण भेद कोई खास बात नहीं है, ओज के रेफरेंस में जरूर आती है। तो किस ओज की दृष्टि में आपको वर्ण भेद मिलता है? ओज व्यापक। ठीक है, याद रखेंगे ओजो व्यापक में, आप वहां देखते हो। आगे चलो। धातुगत कुष्ठ, अब आता है वो श्लोक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो पहला देख पा रहे हो स्पर्श हानि, तो त्वचा में कुछ हुआ है तो स्पर्श हानि है ना। आपको एक मैंने क्लासिफिकेशन भी लिखवाया होगा, रिडले जोप्लिन क्लासिफिकेशन में आपको बताया होगा कि इस वाली वैरायटी के अंदर कुछ समय के बाद मतलब ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि नर्व जो है उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कौन सा कुष्ठ है? नहीं याद? एक कुछ। अरे बेटा, जो रिडले जोप्लिन क्लासिफिकेशन लिखवाया हुआ है, 5 टाइप के आपको लिखवाए हैं। लेप्रोमेटस। लेप्रोमेटस को लेप्रोमेटस। ठीक है ना। लेप्रोमेटस। हम्म, उस पर सवाल आ चुका है, मैंने बताया भी था आपको। और नाम से समझ में आना चाहिए, लेप्रोमेटस मतलब उसी को मेनली लेप्रोसी कह लो, ऐसा कह सकते हैं। तो स्पर्श हानि त्वचागत कुष्ठ के अंदर हो रहा है। त्वक स्वाप, रोमहर्ष, स्वेद, ये सारी चीजें रक्तगत के अंदर बहुत खास नहीं है, पर त्वक स्वाप देख सकते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है जो स्पर्श हानि का है। ठीक है, कि त्वचा में जो सेंसेशन ना फील होना, तो लगभग सेम ही बात है, लेकिन रक्तगत में लिखा है त्वक स्वाप और त्वचागत में लिखा है स्पर्श हानि। मांसगत वक्र शोष, पिड़का उद्गम, पिड़काएं बन जाती हैं, तो मांस में ही जनरली पिड़काएं बनती हैं। मेदगत दुर्गंधता और कृमि हो जाना। देखो मेद का लक्षण है दुर्गंधता, ये आप बार बार देखोगे, आपको मैंने बताया होगा चैप्टर नंबर 21 से पढ़ा होगा आपने चरक का, कि अति मेदस्वी के शरीर में कितने दोष होते हैं, कितने दोष होते हैं? आठ। 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 8 दोष। तो वहां भी आप देखोगे ये दुर्गंधता वाली बात आएगी। ठीक है, फिर आप आगे चलकर चरक संहिता में जैसे आप पढ़ोगे धातुगत ज्वर है, तो वहां भी आप ये चीज देखोगे। तो हर जगह आपको मेद के साथ ही मिलेगा दुर्गंध का कैरेक्टर जो है, क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है। ठीक, फिर कृमि का हो जाना मेद के अंदर है, ये भी देख सकते हो, मेद में कृमि होना बताया है। अस्थि मज्जागत कुष्ठ, यहाँ देखो, अस्थि मज्जागत कुष्ठ, नासाभंग, अक्षीराग, कृमि अगेन यहाँ भी लिखा है, और स्वरूपघात। ये नासाभंग जरूर याद रखेंगे आप, नासाभंग हो जाना। ठीक है, तो बहुत सारे कुष्ठ आपने ऐसे देखे होंगे, उनकी पुराने, अगर आज के टाइम में तो नहीं दिखाई देंगे, जब पहले ट्रीटमेंट नहीं होता था तो उनकी नाक जो है, मतलब उसकी बोन जो है वो गल जाते थे, तो वही चीज है। तो याद रखेंगे नासा भंग हो रहा है अस्थि मज्जागत कुष्ठ के अंदर। फिर है कौर्ण्यता, शुक्रगत कुष्ठ के अंदर। तो कौर्ण्य का मतलब इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि जैसे अंग ठीक से काम ना करे, मतलब हाथ है, मतलब हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, पैर ठीक से काम नहीं कर रहा, वो वाली बात। तो कौर्ण्यता मिलती है शुक्रगत में। पीछे वायु के साथ भी देखा था आपने करेक्टर, ये है, चाहो तो एक जगह लिख सकते हो दोनों को, कौर्ण्यता शुक्रगत कुष्ठ में और वातिक कुष्ठ में। नेक्स्ट आती है बेटा वंश परंपरा। तो कुष्ठ वंश में भी आगे चलता है, परिवारों में आगे चलता है। आचार्य सुश्रुत ने किन रोगों के लिए कहा है आदि बल प्रवृत्त रोग है? बोलिए। कुष्ठ पुष्ट और है ना, कुष्ठ अर्श प्रवृत्तिया, पुष्ट वो शब्द और आपने देखा था। ठीक है बेटा, वही चीज देखो यहाँ लिखी है कि वंश परंपरा में चलता है, फैमिलीज में रन करता है। स्त्री आर्तव या पुरुष शुक्र की दृष्टि होने पर कुष्ठ ही संतान उत्पत्ति होती है। दर्हण तो ये कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति ही नहीं होती, कि जिनको कुष्ठ होता है उनको मतलब संतान नहीं होती, दर्हण ने ऐसा लिखा है। जबकि सुश्रुत में लिखा है कि उनकी संतान जो है वो कुष्ठ ही होगी। नेक्स्ट आते हैं साध्य असाध्यता, बहुत बहुत जरूरी है। तो मेन पॉइंट आप याद रखोगे कि मेद धातु में कुछ चला गया तो याप्य होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके पहले साध्य और बाद में असाध्य, मेन पॉइंट लिख दिया यहाँ पर कि मेद गत याप्य है, इसके पहले वाला देखो लिखा है साध्य, और इसके बाद असाध्य। तो मेद को आप याद रख लेना, मेद वाला याप्य।
अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 30। म्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जाते अपि गच्छते, नातः कष्टतरो रोगो यथा कुष्ठम प्रकीर्तितम। यदि इस जन्म में कुष्ठ के साथ मतलब कुष्ठ ठीक नहीं हुआ है ना, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो कह रहे हैं अगले जन्म में भी वो कुष्ठ ही पैदा होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पाप कर्म जन्य कुछ रोग हैं। कौन कौन से हैं बोलो? कुष्ठ, में स्थगित, शिरो रोग, उदर कुछ रोग, कृमि जन्य उदर शिरो रोग, रोग। प्रमेह। उदर रोग। ठीक है, तो रोग आपको पता है। तो अगर कह रहे हैं कि इस जन्म में कुछ ठीक नहीं हुआ, तो उसका मतलब यह है कि आपने जो पाप किए थे उसका फल अभी भोगा नहीं है, तो आपको भोगना है फिर दोबारा। तो नेक्स्ट जो लाइफ आएगी उसमें भी व्यक्ति कुछ ही होगा। ठीक है। मैं अभी कल परसों एक पेशेंट के लिए एक छोटी बच्ची आई थी मेरे पास, जबकि मेरी थीसिस जो है विटिलिगो के ऊपर ही थी, सूत्र के ऊपर। लेकिन जितनी बार पढ़ो तो नई चीजें देखने को मिलती है। पहले मैं पढ़ता था तो मुझे दिखाई देता था पढ़ने में कि कुछ में ट्रीटमेंट ना बहुत लंबा चलाना चाहिए तो सफलता मिल जाती है ना। मेरे बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं इस चीज के, विटिलिगो के। अभी भी है मेरे पास फोटोग्राफ के साथ, जो मैं फिलहाल फॉलोअप में रख रहा हूँ। लेकिन मतलब इस बार जब मैंने दोबारा बागभट को पढ़ा तो एक और इंटरेस्टिंग चीज मिली कि वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसका ठीक होता है। पूरा ट्रीटमेंट बताने के बाद लास्ट में लिखते हैं किसी विरले का ठीक होता है, किसी विरले का, है ना, जिसके सारे दोष शांत हो गए, ईश्वर मतलब साथ है, मतलब बहुत सारे पॉइंट लिख के कह दिए कि ठीक होगा नहीं। ये सब करने के बाद किसी विरले का ठीक होगा, है ना। तो इतना कुछ को सोचो, वो खासकर शूद्र को, इस लेवल पे लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इससे कष्टकर अन्य कोई रोग है ही नहीं, इस जन्म में भी झेलना, अगले जन्म में भी झेलना। आगे क्या होगा? उपसर्गिक रोग। तो ये बेटा आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से रोग हैं उपसर्गिक रोग, और किसने बताया और कहाँ बताया है। तो कुष्ठ, ज्वर, शोच, नेत्राभिषण, चार रोग हैं। चाहो तो नंबर भी लिखे उसके आगे, नंबर देख के इजीली रहता है। यही लिख लेना कि चार हैं ऐसा करके। किसने उल्लेख किया? आचार्य सुश्रुत ने। किस चैप्टर में? सुश्रुत निदान 5, कुछ निदान अध्याय के अंदर। अब ये कारण वगैरह भी बता रहे हैं क्यों हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आयुर्वेद में चीजों को इनका ज्ञान नहीं था कि रोग इस तरह भी फैलते हैं। तो कितना एडवांस था हमारा साइंस, वो चीज यहाँ पता चलती है। तो प्रसंगात, गात्र संस्पर्शनात्, निश्वासात, सह भोजनात्, सह शय्या असनात् चापि, वस्त्र माल्यम अनुलेपनात्, कुष्ठम ज्वरश्चा शोषश्च नेत्र अभिष्यंद एव च। ठीक है, ऐसा लिखना। उपसर्गिका रोगाश्च संक्रामंति नारायण, ऐसा पूरा श्लोक है, आगे लिखा है। ठीक है। तो क्यों होते हैं? एक दूसरे के प्रसंग करने से, मतलब पास बैठने से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हो। आजकल जैसे खूब देख रहे हो खांसी जुकाम चल रहा है, वो ऐसी फैल। ठीक है। साथ में श्वास लेने से, एक ही एयर को शेयर करने से पास पास की। सह भोजन, सह शैया, सह आसन, एक दूसरे की वस्त्र माला इत्यादि धारण करना, ये सब कारण है। चार रोग हैं, इनके नाम याद रखोगे आप: कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषण। आचार्य भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश उन्होंने कंडू, कुष्ठ, उपदंश, भूतोन्माद, व्रण और ज्वर, इन सबको कहा है कि उपसर्गिक रोग होता है। याद क्या रखना है आपको? उपदंश, उपदंश याद रखना है आपको बेटा, इसमें कि भाव प्रकाश ने उपदंश को कहा उपसर्गिक रोग है। चलो बोल रहे हैं, किस आचार्य ने पहली बार उपदंश रोग का उल्लेख किया? सुश्रुत जी ने। सुश्रुत, सुश्रुत। किस आचार्य ने पहली बार तरंग रोग का उल्लेख किया? भाव प्रकाश जी भाव ने। प्रकाश। भाव भाव प्रकाश। प्रकाश। ठीक है ना। प्रकाश। तो याद रखना, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है भाव प्रकाश का, उपदंश के साथ है, यहाँ सुश्रुत नहीं है। लेकिन सुश्रुत ने पहले बताया है। तो उपदंश उपसर्गिक रोग बाय भाव प्रकाश। दलहन, उन्होंने मसूरी का को कह दिया कि मसूरी का, और भी बताया उन्होंने ज्वर, मसूरी का आदि ऐसा करके लिखा है। तो याद रखना कि मसूरी का दलहन के अनुसार उपसर्गीय रोग है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 6, प्रमेय निदान अध्याय। देखोगे प्रमेय के भेद सभी के 20 ही हैं, आप जानते हो। तो 20 भेद वाले कितने रोग हैं चरक में? तीन। तीन। तो तीन। 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 कौन कौन से? कृमि, कृमि, प्रमेय, कृमि, प्रमेय प्रमेय और और योनि योनि व्यापद। व्यापद। योनि व्यापद। तो 20 भेद वाले वो तीन रोग हैं। खैर, तो सभी ने 20 ही भेद माने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि 10, 6 और 4 जो लिखा है उसके सामने लिख लेना। ये कफ वाले 10 हैं बेटा, पित्त वाले 6 हैं और वात वाले 4 हैं। कफज, पित्तज और वातज क्रमशः 10, 6 और 4। आगे देखें, श्रेष्ठ औषध क्या है प्रमेय में? हृदय ने कहा धात्री निशा, मतलब आंवला और हरिद्रा, धात्री निशा। संग्रह, निशा हरिद्रा, वो एक ही बात है बेटा, यहाँ गलती से दो बार लिख देगा। निशा कह लो चाहे हरिद्रा कह लो, एक ही बात है। ठीक। चरक ने प्रमेय के लिए लिखा प्रमेय अनुषंज्ञा नाम, अनुषंगी रोग है, मतलब प्रमेय जो है लगा रहता है लंबे समय तक। तो हृदय ने धात्री निशा दो चीज कही, संग्रह ने एक ही चीज मतलब हरिद्रा के लिए लिख दिया ऐसा। आगे चले,
मधुकोश टीका में ये श्लोक है, हम शायद डिस्कशन में कर चुके हैं इसे, बात नहीं करूंगा मैं। ज्वरे तुल्य ऋतुषत्वम प्रमेय तुल्य दुष्यता रक्त गुल्म पुराणत्वम सुख सादृश्य लक्षणम। निदान देखिएगा प्रमेय के। दिवास्वाप आव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मेद, ये मेद वाला है बेटा, मेद जो है ना श्लोक में ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब है मेद प्रधान आहार करने से, द्रव अनपान का अधिक सेवन करने से। तो देख लो, द्रव अनपान कारण बताया, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि प्रमेय भी अगेन मंदाग्नि ही कह सकते हो, यहाँ भी वही चीज होती है। पैंक्रियास तो सीधा सीधा देखा जाए तो डाइजेस्टिव अब एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में की चीजों को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, तो वहां की विकृति है। तो लिक्विड चाहे कैसा भी हो, द्रव चाहे कैसा भी हो, तो अग्नि को बुझाता है, मतलब जल, अगर हम बात करें द्रव से या जल समझा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये याद रखना कि द्रव अनपान मना किया हुआ है। भाव प्रकाश योग रत्नाकर लिखते हैं, मासे रजा श्राव होने से स्त्रियों में प्रमेह नहीं होता। ये पूछा जाता है सवाल, क्योंकि भाव प्रकाश योग रत्नाकर काफी बाद के हैं, जहां तक चीजें स्टैब्लिश हो गई होंगी, है ना, प्रमेय के बारे में जानने लगे होंगे लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलत स्टेटमेंट कह सकते हो दिया भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने, कि प्रत्येक मास रजा श्राव होने की वजह से स्त्रियों के शरीर की शुद्धि होती रहती है, इसलिए उनको प्रमेह रोग नहीं होता, इन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन दलहन मधुकोश गैदास इन्होंने कहा ये सम्यक नहीं है, ठीक नहीं है ना, प्रत्यक्ष के विरोधी है, ये प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि होता है महिलाओं को भी। क्लियर, आगे चले। चरक का निदान का श्लोक लिखा हुआ है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, आप जहां भी वाइवा में जाओगे एग्जामिनर मान के बैठता है कि इस बच्चे को ये तो आता ही होगा, है ना। जब आप कहीं फंस जाते हो ना, ये ऐसे श्लोक कहाँ काम आता है कि सपोज करो मैंने आपसे सवाल किया, सवाल टफ है, आप जवाब नहीं दे पाए, आप डिप्रेस हो गए, मैंने दूसरा सवाल किया, तीसरा किया, आप नहीं जवाब दे पाए। अब एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा बच्चा थोड़ा सा परेशान हो गया, कोई बात नहीं, जो सबसे बेसिक चीजें इसको वो तो आती ही होंगी, फिर वो ये सोचता है, फिर वो आपको मौका देता है, कहता है अच्छा बताओ प्रमेय का निदान क्या है। आप नहीं बता पाए लेकिन ये श्लोक, तो उसको समझ में आया, अच्छा मतलब इसका बेस भी काफी कमजोर है। वो पूछेगा आम बात का चिकित्सा सूत्र क्या है, तो आपसे कहा है मैंने याद रखना, आप वो भी नहीं बता पाए, तब उसको ये पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे ने शायद तुक्का लगा दिया एग्जाम में, शायद कोई इसको हेल्प हो गई, जो भी हुआ तो ये है नहीं अभी, इसको थोड़ा सा और टाइम देता है, तो अगली बार फिर अगर होगा सही तो एग्जाम निकाल के फिर आएगा, फिर देखेंगे इंटरव्यू। क्लियर। तो इसीलिए ऐसे श्लोक कभी भी नहीं छोड़ना है, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे याद करने हैं तो बिल्कुल रट लेना। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुप्रस्थ पयासी नव अनपानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम। तो ये सारे प्रमेय के निदान है। आस्य सुख में लगे रहो, सोने की सोचो हर टाइम, सुख चाहिए तुमको, पढ़ना है ही नहीं, सुख मिले सो गए, बढ़िया खेल लिए, बढ़िया खा लिया, तो कहाँ सिलेक्शन कहाँ। दही ग्राम्य उदक अनुप्रस्थ मतलब नॉनवेज खाना, पयासी दुग्ध का प्रयोग बता रहे हैं, ये भी निदान है, जबकि मॉडर्न में आप देखोगे दूध बताते हैं सबको कि दूध पियो ताकत के लिए बढ़िया है। नव अनपानम गुड़ वैकृतम, नवीन अनपान जो कफ को बढ़ा रहा है सारा, गुड़, गुड़ की बनी जितनी भी विकृतियां हैं, मतलब मीठा और मीठे की और भी जो चीजें हैं वो सब मना है, प्रमेय का निदान है। संप्राप्ति पे आ जाओ, कह रहे हैं अपरिपक्व वात पित्त कफ दोष और मेद ये साथ में जाके बस्ती मुख में आश्रित हो जाते हैं और फिर इस रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, जैसे प्रमेय के बारे में कभी इस तरह का सवाल आ जाता है कि प्रमेय कहाँ की व्याधि है, सामने चाहो तो लिख लो, देखो मूत्र वह संस्थान, ये सवाल है कहीं आपकी गाइड से बनाया हुआ, मूत्र वह संस्थान, क्योंकि बस्ती का इन्वॉल्वमेंट है, देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो मूत्र वह संस्थान की व्याधि है प्रमेय, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आयुर्वेद के। अच्छा बताओ, आपको पढ़ाया हुआ है ना, मूत्र जो है मूत्र निर्माण वो कहाँ की नाड़ियों से होता है। पकवास है सर। इसीलिए तो पूछा बेटा मैंने, कुछ और भी होगा, अपवाश्य और आमाशय आमाशय। है ना, पकवास बकवास है है आमाशय। आमाशय, दोनों याद रखना है। ठीक, आगे चलिए, पूर्व रूप देख लेते हैं प्रमेय के। हस्त पाद तलदाह, तो हाथ पैर में ऐसा लगता है तलवे जो होते हैं इनके कि इनमें जलन हो रही है। हस्त पाद दल, हस्त पाद तलदाह, ठीक है, इसको ग्लव स्टॉकिंग फिनोमेना भी जैसे उसके साथ रिलेट करते हैं। मल उत्पत्ति जटिली भावा केशा नाम, ठीक है, शरीर में मल उत्पत्ति ज्यादा है, मल मतलब जैसे कह लो कि मेद का इन्वॉल्वमेंट है, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो वो भी मल है, ठीक है, तो मल उत्पत्ति ज्यादा होगी। जटिली भावा केशा नाम, तो बाल भी जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है देखोगे उनके बाल अजीब से रहता है, तो उनके बाल जो है कैसे होते हैं, जटिली भाव प्राप्त कर जाता है। नेक्स्ट है वृद्धिश्च नखा नाम, नाखूनों की ज्यादा वृद्धि होती है, नेल ज्यादा बढ़ते हैं उनके। नेक्स्ट है सामान्य लक्षण, तो सुश्रुत लिखते हैं तत्र आविल प्रभूत मूत्र लक्षण सर्व एव प्रमेय है, कि सभी प्रमेय के अंदर क्या होता है, आविल और प्रभूत मूत्रता, ठीक है, अधिक मात्रा में मूत्र त्याग होगा और आविल टर्बिलिटी होगी। वाग्भट भी ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन उनका श्लोक शुरू होता है सामान्य लक्षणम तेषाम से,
ठीक है, सामान्य लक्षण तेषाम प्रभुतावेल मूत्रता। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि वाग्भट तो सामान्य है कि वो चरक और सुश्रुत को कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगेन ये सवाल आ चुका है कि किसने कहा ये प्रमेय के लिए सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभुतावेल मूत्रता। तो आपको याद रखना है कि सामान्य वाला श्लोक वाग्भट का है, दूसरा सुश्रुत का है। जैसे आपको एक पढ़ाया था कि हृदय जो है चेतना का स्थान है। अगर मैं कहूँ हृदय चेतना स्थानम विशेषम ऐसा करके श्लोक में एक शब्द यूज किया विशेष, तो किसका श्लोक है वो? अष्टांग हृदय। ना बेटा, सुश्रुत का था वो ना, विशेष वाला। और एक में जिसमें सुश्रुत का नाम आता है तो वो भी सुश्रुत का ही था। एक विशेष वाला और एक में सुश्रुत का नाम आता है, अगेन वो भी सवाल आ चुका है। और जहां ओज की बात भी आती है साथ में, हृदय चेतना स्थानम एकम ओजो आश्रम मतम, ऐसा वो किसका बोलो? नहीं, तुम लोग बस पढ़ रहे हो बेटा, डिटेल में नहीं जाते हो समझाने पे भी। शारंगधर, ये आई हैं बातें, पक्का पता है मुझे, पढ़ा चुका हूँ, डिस्कशन में आ गई है सर, मगर एक बच्चा नहीं बोल रहा। आगे देखो। तो खैर, कोशिश करना कि याद कर लो, थोड़ी सी मेहनत करो बैठ के, कुछ रात में किसी दिन समय बिताओ कि आज मैंने 3 बजाए पढ़ने में, देखना कितना अच्छा लगेगा अगले दिन तुमको। अगले दिन सारी दुनिया ऐसे लगने लगेगी ये लोग कितने छोटे हैं, मतलब ऐसे लगेंगे ये कौन घूम रहे हैं मेरे आगे, कि मैं कितना प्रतापी व्यक्ति हूँ, मैं कितनी नॉलेज है मुझे। तुमको ऐसा महसूस होगा जब तुम 2-4 दिन लगातार ऐसा कर लोगे, 3-4 तक पढ़ लोगे, है ना। नहीं करते, लेकिन हम ट्राई ही नहीं करते, वो फीलिंग लेके देखो कितना मजा आता है। कफज प्रमेय समक्रियत्वात् और साध्य है। समक्रिय है, आप जानते हो कि कफ ही मेन दोष है प्रमेय के अंदर। ठीक है, तो वो श्लोक आपको बताई थी अपवाद वाला, तो उस श्लोक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि साध्य होता है समक्रिय होने से। पैतृक प्रमेय, तो ये विषम क्रिया है। ठीक है, व्याप्य होता है। वातिक प्रमेय को कह दिया महात्यायिक है, तो असाध्य है, ये भी विषम क्रिया होता है वैसे, महात्यायिक है, असाध्य है। आगे चले। वातिक प्रमेय में क्या क्या दोष है? तो पित्त कफ वायु, देखो ये तीनों में मिलने वाले हैं आपको, चाहे वातिक हो चाहे पैतृक चाहे कफज। बोलो अगेन, किस किस रोग के लिए ऐसा लिखा है सामान्य रूप से कि इनमें वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, तीनों दोषों से होता है? पुरुषत्वम। कुष्ठ। सर कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेय और राजक्षमा। बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, तो कुष्ठ प्रमेय और राज्यक्षमा स्पेशली बताए थे पिछली क्लास में आपको, इन तीनों रोगों में याद रखना। और एक श्लोक बताया था आपको एक रोग का, कि वहां पर आया पंचात्मक मारुत पित्त कफा, वो कहाँ है? अर्श। अर्श के अर्श। अंदर। बहुत बहुत अच्छे बताया ना। तो ऐसे याद रखनी है चीजें। तो अगेन यहाँ भी वही चीज देखो, तो चाहे कफज है चाहे पित्तज है चाहे वातज प्रमेय है, ये देखेंगे यहाँ। तो सब में आप देख पा रहे हो त्रिदोष है, वात पित्त कफ घूम फिर के आ ही जाते हैं देखो। ठीक है, अलग क्या है वो देखते हैं। अगेन देखो, मेद भी तीनों में है, आप सामने लिख लोगे। लिखो प्रमेय में, प्रमेय में अबद्ध मेदस की दृष्टि होती है। तो मेद दो तरह का, एक बद्ध एक अबद्ध। तो कौन से मेद की दृष्टि है जो फ्रीली मूव कर रहा है ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं अबद्ध मेदस, जो बंधा हुआ नहीं है उसकी दृष्टि होती है। ठीक है, तो मेद भी होना ही है प्रमेय के अंदर। नेक्स्ट देखोगे, वातिक प्रमेय में बेटा ये वसा और मज्जा ये लिखे हुए हैं, वसा और मज्जा। पित्तज में रक्त देख पा रहे हो, तो जहां भी पित्त है वहां रक्त है, ऐसा मान के ही चलते हैं हम लोग, तो अलग से याद करने की जरूरत है नहीं उसको तो। ठीक है, तो सिर्फ वात वाले में आपको याद रखना है, वात से वसा, वात से वात, इसके अलावा मज्जा और है जो यहाँ एक्स्ट्रा है वातिक प्रमेय में, और इसे भी चिकित्सा करनी मुश्किल है उसकी। मज्जा वसा इतना आगे तक की धातुएं इन्वॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट आ जाए, प्रमेय पिड़काएं जो बनती हैं, जिनका स्थान कहाँ है शरीर में बताओ? अधोभाग। नीचे भाग। बहुत अधोभाग भाग। के। अधोकाय। कितनी होती हैं आचार्य चरक सुश्रुत के अनुसार? चरक ने 7, सुश्रुत चरक ने ने 10, 7, सुश्रुत ने 10। सुश्रुत ने 10, भोज ने 9, काश्यप ने 8। बहुत अच्छे। ठीक है, तो प्रमेय पिड़काएं, वहां भी ये बात कफ है, वहां भी मेद होना ही है, वहां भी वसा है। तो प्रमेय पिड़का और वातिक प्रमेय में एक मज्जा का डिफरेंस है, बाकी जो सारी चीजें हैं देखो, वात पित्त कफ मेद वसा। आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रमेय के उदाहरण लिखे हुए हैं, बहुत जरूरी है नहीं सुश्रुत में से, तो जिसको मैं कहूँ बेटा उसको देख लेना, बाकी सब पढ़ के चलोगे, कोई खास है नहीं। तो पिष्ट में एक लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं हृष्ट रोमा, और जैसे ठंड लगती है किसी को उस तरह का लक्षण है पिष्ट में के अंदर। तो पिष्ट हृष्ट
राइमिंग होती है ना, पिस्ट हिरस्ट एक जैसे लग रहा है, आपको इजीली याद हो जाएगा, तो देख लेना। नेक्स्ट है फेन में ही, स्टोकम स्टोकम साफेनम फेन में ही। तो ये है रुक रुक कर फेन के साथ जो मूत्र का त्याग करे वो फेन में ही है। तो अगेन फेन लिखा हुआ आएगा, पहचान ही लोगे, याद नहीं करना। पैतृक क्रम है, नील में है, साफेनम अच्छम, इसको याद कर सकते हो। है पैक्टिज पैतृक क्रम है, लेकिन फेन यहाँ भी है, लेकिन साथ में बड़ा है अच्छ, यानी कि स्वच्छ, बिल्कुल कलर जो है उनका बिल्कुल नॉर्मल है, व्हाइट कलर कहने का मतलब। तो नील में है, साफेनम अच्छम। हरिद्रा में दा होता है, नहीं याद रखना। तो खैर यहाँ लिखा नहीं बाकी ज्यादा कुछ। फिर मैं पिटगांव पिटगांव पे आ जाओ। तो विंता इनकी एक है, जैसे आपको ध्यान होंगे, वेदार की पुत्री मसूरी में, ऐसा करके हमें तीन एक्स्ट्रा याद की थी। ठीक है, तो उनमें से दो लिखी हुई है और एक विंता लिखी हुई है। विंता के बारे में आप जानते हो कि ये कैसे वर्ण की होती है, नील वर्ण की होती है। बोलो स्थान क्या होता है इसका, विंता का? पृष्ठ और उदर। पृष्ठ और उदर। ठीक है, तो पृष्ठ और उदर होता है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ देख रहे हो पुत्रिणी एक लिखी हुई है, महत्य अल्पाचता। ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी पिड़का है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे हैं, तो महत्य अल्पाचिता ये पुत्रिणी है। फिर एक विदारिका है, तो विदारिकन जैसी याद ही नहीं करना, छोड़ो। पुत्रिणी चाहो देख लेना। आगे चलें। असाध्य पिड़काएं कहाँ की होती हैं, तो श्लोक देख लोगे, ये बात भी शायद हम कर चुके हैं। क्रम पिड़काएं, गुदा, हृदय, सिर, अंश, पृष्ठ, मर्म, इन स्थानों की दुर्बल लागने वाले की पिड़काएं वो असाध्य होती हैं। चलो बताना चाहो बता दो, कौन सी इनमें से ऐसी चरक ने नहीं बताई कि इस स्थान वाली असाध्य होती है? बताया मैंने आपको। पृष्ठ। बहुत अच्छे बेटा। तो पृष्ठ वाली जो पिड़का है, ठीक है, तो वो चरक ने नहीं बताई है, वो वाग्भट और सुश्रुत ने बताई है कि पृष्ठ की पिड़का भी असाध्य होती है। नेक्स्ट देखें। प्रमेय के बारे में एक और श्लोक लिखा हुआ है कि कैसे पहचानना है किस व्यक्ति को प्रमेय होगा। तो स चापि गमनात् स्थानम स्थानात् आसनम इच्छति। आपको बहुत लोग दिखाई देते होंगे, उनसे बोलो कि चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, मैं करो भैया घूम के बैठते हैं। तुम कहोगे अच्छा बैठते हैं, तो लेट जाएंगे भाई, तुम्हारे पास में ही बैठेंगे, लेट जाएंगे, कुछ लेटने की व्यवस्था मिल जाएगी तो। और अगर लेट गए किसी कारण तो वहीं सो जाएंगे। तो ऐसे लोग के लिए कह रहे हैं कि सा चापि गमनात् स्थानम स्थानात् आसनम इच्छति असनाद व्रणुते शय्याम शयनाथ स्वप्नम इच्छते। तो मतलब उनका आलस्य का लेवल बढ़ता जाएगा, एक लेवल अप होंगे हमेशा वो। तो ऐसे लोग समझ जाओ कि इनको भविष्य में प्रमेय होगा, है ना, मोटापा और फिर प्रमेय। आगे देखिए। सभी प्रमेय चिकित्सा न करने पर मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं। याद रखना, दो जगह ये सवाल पूछा जाता है। एक पूछते हैं कि किस आचार्य ने कहा कि सभी प्रमेय चिकित्सा न करने पर मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं, और मधुमेह है वातिक कंडीशन यानी असाध्य वाली। ठीक है, तो प्रमेय की चिकित्सा नहीं कर रहे, मधुमेह हो जा रहा है, किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने। एक पूछा जाता है कि चिकित्सा न करने पर कालांतर में सभी उदर रोग जलोदर में बदल जाता है, ये किसने कहा? तो लिख लो, ये भी आचार्य सुश्रुत का स्टेटमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखना कि दोनों के कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, प्रमेय के भी और उदर रोग का भी। आप मुझे बताओ, पदार्थों की संख्या अपरिमेय होती है, किस आचार्य ने कहा? आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत। शरीर अवयवों की संख्या परमाणु भेद से असंख्य होती है। चरक चरक चरक। रस, रक्त आदि धातुओं का कोई निश्चित परिमाण नहीं होता। सुश्रुत। सुश्रुत में। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ प्रमेय के नाम लिखे हुए हैं, मन है तो इनको देख लो आप एक बार। ये चरक वाले हैं, डिफरेंस मेरे लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, चलो तो देख लो इसको हल्का सा। तो सबसे ऊपर लिखे हैं कफज प्रमेय, लिखा हुआ है सम क्रिया होता है, आप जानते ही हो। आंध्र सुरापी कर शुक्ला को पिता, हाँ थोड़ा वो कर दिया है। एक काम करो, इसमें सिर्फ आप नजर डाल लो, क्योंकि चरक चिकित्सा में ना अच्छे से लिखे हुए हैं, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया तो सही कॉपी पेस्ट मार दिया है। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं देखते, एक दो पॉइंट आपको काम का बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो ये है कि सांद्र प्रसाद में यहाँ देख पा रहे हो, इसकी जगह सुश्रुत में लिखा हुआ है सुरा में। ठीक है, फिर यहाँ देखो, ये शुक्ल में है बेटा, शुक्ल में है, और यहाँ पर है पृष्ठ में है। तो इसका मतलब क्या है कि चरक का सांद्र प्रसाद में है कफज के अंदर, सुश्रुत में वहां पे लिखा सुरा में है। सेम चीज कि चरक ने कफज वाले में लिखा शुक्ल में, शुक्ल है ये, ठीक है,
शुक्ल में है, और इन्होंने लिखा पिष्ट में है। तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, लिखना चाहो लिख लो कि सांद्र सुरा पीकर शुक्ला को पीटा। किसने? सुरा पी ली होगी, नशा कर लिया, अल्कोहल ले लिया, तो फिर शुक्ला को जाके पीट दिया, पिटाई कर दी। तो सांद्र सुरा का मतलब है सांद्र प्रसाद में है। ठीक है, सांद्र नहीं है इसका मतलब कहीं सांद्र में है, समझ लो या पूरा कर लो कि सांद्र प्रसाद सुरा पीकर, या शांता प्रसाद की सुरा पीकर, जैसे याद करना चाहो। तो शांता प्रसाद की सुरा पीकर शुक्ला को पिटा, ऐसा कर लो कि शांता प्रसाद ने कोई सुरा बनाई होगी, तो शांता प्रसाद यानी सांद्र प्रसाद में है, शांता प्रसाद की सुरा पीकर, उसकी जगह सुरा में है, शुक्ला को पीटा, तो शुक्ल में ही की जगह पिष्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे हो, पित्तज वाले बेटा लिखे हुए हैं, पित्तज प्रमेय है। अच्छा, इसमें अभी और बचे हुए हैं कि ये देखो, जैसे शीत में ही की जगह फेन में है, इसको भी देख लें। शीत में ही की जगह फेन में है। ठीक है, और तो यही है मेनली। चलो ठीक है, चांद्र सुरा पीकर शुक्ला को पिटा, या शांता प्रसाद की सुरा पीकर शुक्ला को पिटा। दूसरा देख पा रहे हो, शीत में की जगह फेन में लिखा हुआ है। आगे जो है पित्तज वाले प्रमेय देखो, काल में ही की जगह यहाँ अम्ल में लिखा हुआ है, काल में ही की जगह अम्ल में है, तो इसको देख लेना। हम याद रखते हैं ऐसा, काले आंवले। ये आंवले कैसे हो गए? काले हो गए, खराब हो गए, काले आंवले। ठीक है, लास्ट है वातज प्रमेय। इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है, इनमें सारे नाम याद रखने हैं आपको, चरक के वात वाले। वसा में है, मज्जा में है, हस्ती में है, और मधु में या ओजो में है। मैंने आपको ओज का इन्वॉल्वमेंट बताया होगा, कुछ व्याधियों में होता है, उनमें एक तो यहाँ देख पा रहे हो मधु में है। और एक दो नाम कुछ ध्यान आते हैं? बोलो, नहीं ध्यान आते? पांडु, राजयक्ष्मा। राजेशमा। राज्यक्षमा, बहुत अच्छे। हाँ, राज्यक्षमा है, पांडु है, जो उनको भी लिख लो यही चाहो तो आसपास में। ये राज्यक्षमा और पांडु दोनों लोग बहुत जरूरी हैं। है और भी जगह, कई जगह है, जैसे मैं आपको आवरण पढ़ाऊंगा, आवरण में देखोगे आप, यूपी में सबका ओजनाश होता है, उदान अवृत प्राण, समान अवृत, चल लिख ही लो, लिखवा देता हूँ, उसको भी लिख लो अगर आप। लिखो ओज इन्वॉल्वमेंट, डिजीज के नाम लिख रहे हैं कुछ कंडीशन के। तो एक लिखो मधुमेह, मधुमेह, राज्यक्षमा, राज्यक्षमा, पांडु, पांडु, अर्श, रक्तार्श में मेनली आपको ऐसा मिलेगा देखने को, अर्श। और लिखो यूपी, उदान आवृत प्राण। अगली कंडीशन है उदान आवृत प्राण, उदान आवृत प्राण, उदान वायु ने प्राण को आवृत कर लिया है। दूसरा लिखो समान आवृत व्यान, समान आवृत व्यान वायु। और ये लास्ट वालों के लिए ट्रिक लिख लोगे, लिखो यूपी में सबका ओजनाश, यूपी में सबका ओजनाश, यूपी मतलब उदान आवृत प्राण, यू और पी, तो यूपी में सबका, सब यानी समान आवृत ज्ञान। तो अपने तरीके से हिंट लिख लेना कि ऐसा हम, जैसे मैं इस तरह लिखता हूँ उसको, यू पी से मुझे याद रखता है, उदान ने आवरण कर लिया प्राण के ऊपर, उसके ऊपर आवरण बना हुआ है इसका, तो यूपी में सबका यानी समान आवृत ज्ञान, इस तरह करके। तो यूपी में सबका ओजनाश। दिवाली मेरा टेस्ट नहीं दिया कल? मेरी तैयारी नहीं थी, देना है आजकल में, नहीं और देना? मैं बहुत टाइम से क्लास भी रेगुलर, मैं काफी दिनों से क्लास भी नहीं ले रही हूँ सर। मैं एक हफ्ते में अब तैयारी करके मैं आपसे ले लूंगी टेस्ट पेपर। चलो बेटा, है ना, कर लेना। ठीक है, थोड़ा 19-20 तैयारी चलेगी, ये तो नहीं कह रहा मैं जी जी सर। 5-20, लेकिन 19-20 तैयारी चलेगी। लेकिन जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं सभी लोग, एटलीस्ट कोशिश किया करो, टेस्ट देने का पर्पज ये होता है कि तुम एटलीस्ट मोटी मोटी चीजें सारी याद रख लेते हो टेस्ट के बहाने से। ठीक है, टेस्ट एक बहाना है और कुछ नहीं है, इस लेवल पे भी जहां हम हैं, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास मान के चलते हैं कि 2-3 महीने और है रिलैक्स रह के पढ़ने के, फिर नहीं होगा, उसके बाद फिर सीरियस होना पड़ेगा।
चलो खैर, तो वातिक प्रमेय, इनके बेटा नाम याद कर लोगे आप, जरूरी है। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि मधु की जैसे लड़ाई हो गई होगी किसी के साथ, तो बोल रही है वैसे मैं हंसती, है ना, मधु अगर मेरे से बात कर लेती, तो वैसे मैं हंसती मधु अगर बात करती, मतलब मधु ने बात ही नहीं की उससे, ऐसा करके। तो वातिक प्रमेय है याद करने के लिए, कि वैसे मैं हंसती यदि मधु बात कर लेते। तो वैसे यानी वैसा में, मैं मतलब मज्जा में, हंसती से हंसते में, मधु तो मधु में बात कर लेते। तो बात के भेद हैं सारे। ठीक। दूसरा, यहाँ मज्जा में की जगह देख पा रहे हो सर्पी में लिखा हुआ है, मज्जा में की जगह सर्पी में लिखा हुआ है, वो देख सकते हो। और लास्ट में मधुमेह की जगह शोध में लिखा हुआ है, मधुमेह की जगह शोध में लिखा हुआ है। ठीक। आगे आ जाओ। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम उदर रोग निदान अध्याय। उदर रोग की संख्या अगेन 8 ही है, सबने 8 ही कही है। तो उदर रोग 8 होते हैं। निदान क्या है? दुर्बल अग्नि, अहित अशन। और ये व्याधि कैसी है कह रहे हैं? गुल्म आकृति, क्योंकि उदर रोगों में भी कहीं ना कहीं शोथ हो जाता है, वही मेन बात है। ठीक है। और शोथ का स्थान भी होता है कि मांस, यहाँ लिखा है मांस और त्वचा के बीच में दोष इकट्ठा होता है। खैर यहाँ लिखा नहीं, चरक वाले में लिखा होगा। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे गुल्म जिस तरह से बन जाता है, उसी तरह क्योंकि शोथ हुआ है तो वो दिखाई देता है। यहाँ शब्द आया गुल्म आकृति, ये भी ध्यान रख सकते हैं। रोगा सर्वव्यापी जानते सुतरामुद्राणी च, पेट से ही सारे रोग जुड़े हुए हैं, लोगों को भी बताए बात। कोई पेशेंट आएगा आपके पास नया, और आप जैसे ही उसको कोई दवा दोगे, बताओगे कि भाई इससे थोड़ा सा तुमको पेट साफ होगा, तो कहेगा हाँ हाँ सर हम जानते हैं, आयुर्वेद में तो सारी चीजें ऐसा मानते हैं पेट से होती हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, उधर से ही सारे रोग होते हैं। त्वरक की संप्राप्ति लिखी है, यहाँ से पूछा जाता है कि किस किस स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि उधर में शोथ तो हो ही जाता है। ठीक है। असाइटिस आप देखोगे पेशेंट में बहुत कॉमन है, कि जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, असाइटिस हो गई, और फिर कंडीशन वो पेशेंट डायरेक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो वहीं से माइंड में आ जाना चाहिए कि स्रोतस कौन से वाले होंगे कि जिनका संबंध फ्लूइड के साथ होगा, जल के साथ होगा। तो कौन सा है देखो, रुद्वा श्वेत अम्बु वाहिनी दोषा श्रोतासी संचिता, प्राण अग्नि अपान संदुष्य, जनियतम जनियत्यम उद्रम ऋणाम। तो स्वेद और अंबु वह स्रोतस, बेटा बिल्कुल याद रखेंगे, कौन सा स्रोतस? स्वेद वह है ना, कि जल है, और अंबु वह अगेन जल है। तो ये जो स्रोतस है इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। प्राण अग्नि और अपान, इनकी दृष्टि हो रही है, प्राणवायु, अग्नि और अपान। तो याद रखेंगे बिल्कुल, इसकी वजह से उदर रोग होता है। प्लस क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो एक टेस्ट पूछा जाता है मॉडर्न का, कि ये टेस्ट किस व्याधि से संबंधित है। टेस्ट का नाम लिख लोगे, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। और कहीं तो मैंने देखा है कि इसका ना पूरा हिंदी में बना रखा है, इसका नाम फ्लूइड थ्रिल टेस्ट का, मतलब मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन अब समझ लो हिंदी में क्या होगा कुछ। फ्लूइड यानी कि द्रव, थ्रिल मतलब कुछ स्पंदन वगैरह कुछ ऐसा शब्द था शायद। ठीक है। तो द्रव स्पंदन परीक्षण, कुछ ऐसा कुछ नाम दे दे, समझ जाना कि इसी टेस्ट की बात चल रही है, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। आगे देखो, पूर्व रूप क्या है? तो बलि विनाश, जठरेही राज्य, जीर्ण अपरिज्ञान और पादगत शोथ। बलि विनाश, बलि विनाश का मतलब है कि उधर पे मान लो जो स्किन फोल्ड है वो गायब हो जाएंगे, अंदर फ्लूइड इकट्ठा है इतना सारा। ठीक है। जठरे ही राज्य, उधर में रेखाएं दिखने लगते हैं, तो आप देखोगे वेन्स जो है वो दिखाई देने लगती है अंदर की, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, इतनी ज्यादा स्किन खिंच रही है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो बलि विनाश, जठरे ही राज्य, जीर्ण अपरिज्ञान, ये बहुत बहुत जरूरी कैरेक्टर है उधर रोगों का। उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा खाया हुआ डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। पादगत शोफ, पैरों पर स्वेलिंग आ जाना, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि लीवर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वहीं से जो भी अ, नीचे से जो भी फ्लूइड है ऊपर आना है, तो वो सारा का सारा रुकने लगता है। ठीक है। तो पादगत शोफ। नेक्स्ट आ जाएंगे, वातोदर का लक्षण लिखा है, कृष्ण वर्ण की शराएं उभर के आती हैं उधर में। हाँ, पैक्टिक उदर रोग, चिर अभिवृद्धि, ये जल्दी ही बढ़ जाता है। कफज उदर रोग, चिर अभिवृद्धि, देर से बढ़ता है। अगला देखो, ये है जरूरी हमारे लिए, सन्निपातिक उदर रोग। इसको दूष्योदर या नीच्योदर कहते हैं। दूष्योदर या नीच्योदर, ध्यान रखना बेटा बिल्कुल, सन्निपातिक उदर रोग का नाम है दूष्योदर या नीच्योदर। दूसरा इसका निदान लिखा हुआ है, तो इस पे सवाल पूछ चुका है कि कौन सा रोग है
जो स्त्रियों द्वारा प्रदत्त भोजन में नख रोम आदि मिला देने से हो जाता है। तो सन्निपातिक उदर रोग। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि पुराने जमाने में जैसे इस तरह की चीजें थी कि ऐसा माना जाता था कि स्त्रियां इस तरह की कुछ क्रियाएं होती होंगी, तांत्रिक क्रियाएं उस तरह की, मान लो कि किसी को वश में करना है, ऐसा करना, तो ये चीजें सिखाई जाती होंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से रोग हो जाता था। तो नाखून है जाएगा, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, क्रेटिन है, तो मान लो हाथों को फाड़ देगा, तो वैसे ही उधर रोग हो जाएगा। क्लियर। तो स्त्रियां अनपान में नख रोम आदि मिला दें। गराश्चा दुष्ट अंबु दूषि विष सेवनाद्वा, दूषि विष इत्यादि के सेवन से, गर्विष के सेवन से। कह रहे कब कुपित होता है सन्निपातिक उदर रोग? शीत और अभ्र आने पर, आसमान में जब बादल आते हैं, जब सर्दी ज्यादा पड़ने लगे, तब ये कुपित होता है। ठीक। एक यहाँ वातोदर और लिखा है, चरक में एक बड़ा जरूरी पॉइंट आता है इसके ऊपर। जैसे प्रमेह पिड़काएं शरीर के किस भाग में होती हैं, आपने बताया अधो भाग में होती हैं। ऐसे ही वातिक उदर रोग में कहता है कि इसमें शरीर में गुरुत्व दिखाई देता है, भारीपन, वो कहाँ होता है? तो लिख लोगे अधो गुरुत्व। वात के साथ रिलेट नहीं होता। ठीक है, वातिक उदर रोग में कहाँ है? अधो गुरुत्व है, शरीर का निचला हिस्सा जो उसमें भारीपन है। वैसे शरीर से मतलब नहीं है, वहां उदर के निचले हिस्से से आप देखोगे पेशेंट आके वातिक उदर रोग के कहेंगे कि मुझे निचले हिस्से में जकड़